तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्मोनिक मीन। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम्स है, वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार हार्मोनिक मीन को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है। तो हार्मोनिक मीन भी बेसिकली आपको क्या बोलता है, एवरेजेस का एवरेज निकालने में काम आएगा। जैसा ज्योमेट्रिक में था उसी तरीके से हार्मोनिक मीन भी आपको काम आएगा, लेकिन हार्मोनिक मीन निकालेंगे कैसे? जिस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे उसका उल्टा है। हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या है, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। सोचो x1 x2 x3 तीन ऑब्जर्वेशन आपके पास है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यही सेम सिचुएशन अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बना दे तो क्या होगा, अगर हम आपके सामने ऐसा कुछ क्रिएट कर दें, x1 x2 x3 x4, साथ में हम लगा दें फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, f1 f2 f3 f4। तो इसका अगर मेरे को हार्मोनिक में निकालने बोल दे, क्या होगा इसका हार्मोनिक में? ऊपर आ जाएगा क्या, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऊपर हम लोग क्या लिखेगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3 बाई, क्या हो गया इसको, f3/x3 प्लस f4/x4। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय x। क्लियर एचेस? तो ये कहानी आपका किसका है, हार्मोनिक मीन का। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है एचेस? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इसका मेरिट्स क्या बोलता है, इट इज रिजिडली डिफाइंड 100%, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन एब्सेंट हुआ तो हार्मोनिक में निकालना मुश्किल हो जाएगा। इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, 100%। अपन इसमें मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स लगा सकते हैं, जैसे कि अपन ने क्या लगाया, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है। फिर क्या बोलता है, it gives greater weightage to smaller observation such as which is not much affected by one or two big observation। मतलब क्या हो गया कि छोटा छोटा जो स्मॉलर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जिसको कितना बार क्या था नेग्लेक्ट किया जाता है, ये उसको भी वेट दे, मतलब उसको भी इंपॉर्टेंस दे देगा। आया बात समझ में? कभी कभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एवरेजिंग जब हम लोग करता है, एवरेजिंग में क्या होता है कि जैसे एक क्लास है, एक क्लास के अंदर कोई बच्चा है जो सोचो 80 लेके आया, कोई बच्चा है 90 लेके, आउट ऑफ 100 का बात कर रहा है, कोई 100 लेके आया, कोई 90 लेके आया, और कोई बच्चा है जिसका मार्क्स है 30 35 45। तो उनका जब एवरेजिंग निकाला, एवरेजिंग में सोचा कि उनके पास एवरेजिंग आया तो 65। तो ये जो 65 का एवरेजिंग था, उसके चक्कर में हुआ क्या, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था वो कहीं पे दिखा ही नहीं। मतलब जिसका 100 आया, जिसका 99 आया, जिसका 90 आया, उन पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट हार्मोनिक में क्या कहता है, इट गिव्स ग्रेटर वेटेज टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। जो छोटा छोटा भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको भी अच्छा खासा ये वेट देगा। ठीक है। इट इज नॉट मच इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, जैसे कि जीएम में था, विच आर नॉट इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, इसको भी इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। It is useful in averaging special type of rates and ratios where time factor is variable and act being performed remains constant। जैसे कि हम आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि हम घर से इंस्टीट्यूट जा रहा है, मेरा गाड़ी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, फिर इंस्टीट्यूट से घर जा रहा है, मेरा गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली क्या है, एवरेज रेशियो बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, एवरेज रेशियो। अब उनका भी एवरेज अगर मेरे को निकालना पड़ जाए तो हम यूज किसका करेगा, हार्मोनिक
मीन का। ठीक है। डिमेरिट्स क्या बोलता है? इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इश्यू होता है, रीजन बिहाइंड कि भाई इसका सारा कैलकुलेशन रिवर्स में चलता है। आपको डिनोमिनेटर के अंदर रेसिप्रोकल करके करना पड़ता है, तो इसमें आपको समय लगेगा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। दूसरा डिमेरिट क्या है? इट्स वैल्यू कैनॉट बी कंप्यूटेड वेयर देयर आर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन और वन वेयर वन और मोर ऑब्जर्वेशन आर जीरो। अगर नीचे ऑब्जर्वेशन जीरो आई है तो अनडिफाइंड बनने का चांसेस रहता है। आया बात समझ में? अगर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ गया तो आंसर नेगेटिव आने का चांसेस रहता है, जो पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा एज इट गिव्स ग्रेटर वेटेज टू स्मॉलर आइटम्स। अब इकोनॉमिक डेटा में वैल्यूज बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा वैल्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बड़ा वैल्यूज जब आ जाता है वहां पे हम लोग जीएम का यूज कर, ये चीज को समझना। जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ा कंपनी है, बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पे हम लोग हमेशा यूज किसका करेंगे? जीएम का। ठीक है। हार्मोनिक मीन का यूज में क्या लिखा हुआ है कि हार्मोनिक मीन is useful in problems in which values of a variable are compared with a constant quantity of another variable. That is rate, time, distance covered with certain time and quantities purchased or sold per unit. Basically क्या हो गया कि कंपैरिजन हो किसका रहा है? ठीक है, कंपैरिजन हो किसका रहा है? एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल के साथ हो रहा है, बट दूसरा वेरिएबल एक कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डिस्टेंस इज इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये अपन बोल सकते हैं। तो इस टाइप का सिनेरियो पे अपन यूज करते हैं हार्मोनिक में। एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर समझना ना, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बताता है कि जहां पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ जाए, वहां पे चुपचाप हार्मोनिक में लगा, कुछ और सोचने का जरूरत नहीं है। जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, वहां पे ज्योमेट्रिक में लगा, सिंपल वे। ठीक है। अब हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एरिथमेटिक मीन में एक बड़ा रिलेशन है। ठीक है। ये हमेशा क्या कहता है? एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ये हो गया जनरल फॉर्म इसका। ये इन जनरल, इन जनरल यही होगा। बट अगर सिचुएशन ऐसा है कुछ, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट, सारे ऑब्जर्वेशन अगर सेम है, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो उस केस के अंदर एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों ही सेम रहेगा। ठीक है। करके देख लो चाहो तो, कोई इशू नहीं है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, उस केस में ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। ठीक है। इसलिए इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन जनरल फॉर्म क्या बन जाता है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना एग्जाम में, कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। एग्जाम में रिलेशनशिप पूछ रहा है इन जनरल, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तब सीधा सीधा ये लिख देना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। एग्जाम में अगर बोले इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, उस केस में रिलेशन बताओ, तो आप बोलेगा ए एम जी एम एच एम तीनों इक्वल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, तब आप ए एम जी एम एच एम का रिलेशन बताओ, तो आप बोलोगे ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। ठीक है। दूसरा इनका एक और रिलेशन होता है कि ए एम और एच एम को मल्टीप्लाई करो जी स्क्वायर के बराबर, मतलब जी एम स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत सारा 2 मार्कर 3 मार्कर प्रॉब्लम में काम आएगा। ठीक है। अब सेम सिनेरियो वेटेड एवरेज का, जैसे वेटेड हम उसमें भी बताया था आपका, कौन सा सिनेरियो था? अरिथमेटिक मीन में। ठीक है। कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जगह आपको क्या यूज करना है? वेट यूज करना है, बाकी सारा सिनेरियो सेम। ठीक है।
इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ज्योमेट्रिक मीन में एक चीज रह गया था, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन रह गया था। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हम लोग नहीं पढ़ा था। एक बार ये हार्मोनिक मीन का कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन का कुछ प्रॉब्लम्स करके कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस है, 5, 8, 10, 15, 24, इसका हार्मोनिक मीन तुमको निकालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है तुम्हारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? 5, 8, 10, जो सबसे डिविजिबल हो, 120। आप चाहो तो निकाल सकते हो एलसीएम, ठीक है ना। 5 × 120 कितना टाइम्स होगा? 24 टाइम्स। 8 × 120 कितना टाइम्स होगा? 15 टाइम्स। 10, 12 टाइम्स। 15, 8 टाइम्स। 24, 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 5 × 120 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 24 + 15 + 12 + 8। 12 + 8 कितना होता है? 20, 20 + 5, 25। 25 + 15, 40। 40 + 24 कितना हो गया? 60, ठीक है। तो 8 से 15 टाइम्स, 8 से 8 टाइम्स। तो 15 × 5 कितना होता है? 75। 75 डिवाइडेड बाई 8। 75 डिवाइडेड बाई 8 होगा 9 पॉइंट समथिंग, तो यह आ जाएगा 9.38। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड HM। बात समझ में आ रहा है? एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आप लोग ट्राई करो तो। 10, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या होगा उसको? 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 8, 2, 1। करो। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। एन इन्वेस्टर बाइज 12,000 वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी ईच मंथ, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ही बॉट द शेयर एट ए प्राइस ऑफ ₹100, 120, 150, 200 and 240 per share. After 5 months, what is the average price paid by him for the shares? 5 महीने के बाद में एक्चुअल में एवरेज प्राइस वो कितना दे रहा है, ठीक है। अब बोला कि ये बंदा जो है 12,000 अमाउंट का शेयर्स खरीदता है, लेकिन 5 अलग अलग शेयर्स है। तो 5 अलग अलग शेयर का एवरेजिंग तुमको करना है बेसिकली, ठीक है। तो आफ्टर 5 मंथ्स बोला है ना, तो समय तुम्हारे लिए कितना हो गया? 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारे लिए कितना है? 5। हर एक शेयर, हर एक शेयर कितना कितना रुपया का है? एक है 100 रुपया का। तो 1/, क्या हो जाएगा? 100। खरीद तो वो एक ही बार रहा है, फिर उसके बाद में 1/120, फिर 1/150, फिर 1/200, फिर 1/,
240। ठीक है। अब इनका अगर तुम एलसीएम लेता है, एलसीएम कितना आएगा, 100, 200, 1200 एलसीएम आएगा। तो 100 से 12 बार, 120 से 10 बार, 150 से 8 बार, 200 से 6 बार, 240 से 5 बार। तो 1200 × 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 + 8 40, सॉरी 20, 20 + 10 40, 30, क्या बोल रहे हैं, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 41। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 × 5 डिवाइड बाई 41 60, 6000। इसको कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 146 पॉइंट। दिस इज द एवरेज प्राइस। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछ रहे, ए पर्सन वॉक 12 किलोमीटर। ठीक है, पर्सन वॉक 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। और फर्दर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। इसके अंदर आपको निकालने बोल रहा है एवरेज स्पीड। एक तरीका आपका हो सकता है कि बचपन में पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपके पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 + 10। टोटल टाइम कैसे निकलेगा भाई, टाइम निकल जाएगा। 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, तो टाइम इसमें कितना हो गया, 3 आवर। और इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर। डिवाइडेड बाई 3 तो 22 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 4.4 किलोमीटर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक मीन का यूज कर रहे हैं। एएस मतलब एवरेज स्पीड। ठीक है। 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 2 ऑब्जर्वेशन हुआ ना। 2 बार वो ट्रेवल कर रहा है, एक 12 का एक 10 का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 2। आपको बात किसका करना है, एवरेज स्पीड का बात करना है। ठीक है ना। तो आपको डिस्टेंस से अब कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है। आपके लिए ऑब्जर्वेशन कौन हुआ, 4 और 5। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम लो, कितना आएगा, 5 + 4। तो कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई, आया बात समझ में। तो 40 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो भी लगभग लगभग आंसर कितना आएगा। कोई दिक्कत इसमें, हाँ। ऊपर जैसे क्या था, डिस्टेंस है, किससे, क्या किया देखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में आपको क्या दिया हुआ है, ए कार कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर 4 टाइम्स। ठीक है। द फर्स्ट टाइम इज 50 किलोमीटर पर आवर, सेकंड इज 20, थर्ड इज 40 एंड फोर्थ इज 25। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ये तो आसान है, 4 टाइम्स आपको बोल दिया, 4 टाइम्स आपको बोल दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 4, डिवाइडेड बाई, पहले बार में कितना लग रहा है, 50, तो 1/50। दूसरी बार में कितना लग रहा है, 20, तो 1/20। तीसरी बार में कितना लग रहा है, 40, तो 1/40। और फोर्थ टाइम में कितना लग रहा है, 25, तो 1/25। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 200। 50 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 20 हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। 40 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 25 8 टाइम्स। तो 200 × 4 कितना हो जाएगा, 800। डिवाइडेड बाई 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 8 कितना हो जाएगा। ठीक है। तो 800 डिवाइडेड बाई 27 करोगे तो 29.67 ऐसे कुछ आ रहा है।
अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया हुआ है 30 किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? आया ना? तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 और देखो, ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन में इतना दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन का जो तरीका है वो सेम तरीका है, ठीक है ना। जैसे 9 नंबर है, 9 नंबर पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? 0 से लेके 8, 8 से लेके 16, 16 से लेके 24, 24 से लेके 32, 32 से लेके 40, 40 से लेके 48, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 8, 7, 16, 24, 15, 7। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे? आप मिड वैल्यू निकाल लोगे। तो 0 और 8 का मिड वैल्यू कितना आएगा? 4। 8 और 16 का मिड वैल्यू कितना आएगा? 12। 16, 24 का मिड वैल्यू कितना आएगा? एक मिनट, यहाँ पे चेंज हो गया क्या कहानी? तो 16, 20 नहीं, ठीक ही है। कितना आएगा? 20। ये ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, 20 आएगा। फिर इधर कितना आएगा? 24 और 32 का 20। फिर नेक्स्ट 36। फिर 98 हो गया ना ये? 88 हो गया, ठीक है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 16 और 24, ये हो गया आपका 40। 8 और 7 15, 15 और 15 30। तो 40 और 30 70, 77 आ गया। तो हार्मोनिक मीन के लिए क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सॉरी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 77 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 8/4 फ्रीक्वेंसी बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, प्लस 7/12, प्लस 16/20, प्लस 24/28, प्लस 15/36, प्लस 7/40, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर सकते हो, बिकॉज 5 6 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर जीएम का जो रिलेशनशिप सॉरी कंबाइंड जीएम जो बाकी है वो करेगा, और एक आध प्रॉब्लम जीएम का और है वर्ड का, वो कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास तक अपना अरिथमेटिक में, ज्योमेट्रिक में, हार्मोनिक में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बचेगा रिलेशनशिप, मीडियन और मोड, ठीक है।